चाइना में क्या होता है, जैसे लड़का पैदा हुआ बर्तन को जोर से पटकेगा। डायरेक्ट भगवान उनको दे रहे हैं। अब हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। इतना गुस्सा आ जाता है कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोग जैसे कि थंबनेल देखे होंगे, थंबनेल में होगा रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसको टॉपिक कहिए या फिर चैप्टर कहिए। ये जो हमारा अभी जो हम लोग इस वीडियो पर जो बात करने वाले हैं वो है एक चैप्टर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। जैसा कि आप लोग खुद से समझिए कि हमारे देश पर बहुत सारे लोगों ने राज किया। जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल्स हो गया, उसके बाद अंग्रेज आए, ट्रेड करने के बहाने से अंग्रेज आए। तो एक तरफ से देखा जाए तो कोई ना कोई धीरे धीरे करके राज कर ही रहा है, हर एक जगह पर कर रहा था। आ रहा है समझ में? तो जैसे हम लोग अंग्रेज के बारे में पढ़ते हैं कि अंग्रेज ने क्या क्या किया था, किस किस नीति से उसने भारत पर पूरा कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। वैसे ही एक और भी देश है जिसका नाम है फ्रांस। तो वहां पर क्या था, क्या वहां पर भी अंग्रेज थे? वहां पर भी ऐसे ही होता था? क्या वहां पर कंपनी खुला था? क्या था वहां पर? हर एक चीज इसको समझेंगे। इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से एक वीडियो के थ्रू हम लोग पूरा इसमें समझ लेंगे कि क्या था इसका पूरा कहानी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं आप लोगों को कि ये जो लैंग्वेज होगा ये है पूरा फुल्ली इंग्लिश। जो रिटेन लैंग्वेज है ये क्या है? इंग्लिश। लेकिन जो हम आप लोगों को समझाएंगे वो रहेगा हिंदी एंड हल्का फुल्का इंग्लिश रहेगा, ठीक है? तो इससे ये घबराइएगा मत कि इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें क्या ये वो, ठीक है? तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, फ्रांस के अंदर एक घर, एक मान लीजिए महल मानिए, घर मानिए, घर के पास बहुत सारे लोग, कम से कम 4000 से 5000 से भी ज्यादा लोग क्या करते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। अब राजा था, अपने खिड़की में से देखा कि भाई साहब इतने सारे लोग कहाँ आ रहे हैं, मेरे पास क्या करने आ रहे हैं। अब राजा पूरी तरह से गुस्सा हो गया। आप लोग भी सोचते होंगे कि इतने सारे लोग आखिर राजा के पास गया क्यों है, क्या वजह था? क्या फ्रांस के अंदर जो राजा था उसने कोई गलत काम किया था, प्रजा के साथ कुछ गलत किया था? आखिर आप लोग खुद से सोचिए, आपके घर पर कोई 5000 10,000 लोग अचानक से दौड़ते हुए आ रहे हैं तो आपके मन में क्या घबराहट होगा। वैसे ही राजा के साथ भी वही फीलिंग्स था। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ना है कि आखिर 4000 से 5000 लोग राजा के पास करने क्या गए थे। आ रहा समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कहानी के थ्रू पढ़ेंगे, सब कुछ पेन कॉपी सब कुछ हटा दीजिए, सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से और इस स्लाइड को पढ़ते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। ये बात कब की? 18th सेंचुरी। अभी बस इतना समझिए, जो हम बोल रहे हैं बस उसे ध्यान से समझिए। 18th सेंचुरी। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग। एक राजा था, एक क्या था? राजा था। कहां पर? फ्रांस के अंदर एक कौन था? एक राजा था। राजा का नाम क्या था? लुइस 16। नाम क्या है? लुइस 16। जैसे इंडिया में नाम रहता है निर्मल, मोहन, सोहन, अब्दुल, तो वैसे ही फ्रांस के अंदर नाम कुछ टेढ़े मेढ़े रहते थे। तो क्या था? लुइस 16। जैसे चाइना में लड़का पैदा हुआ तो वहां पर क्या होता है, जैसे इंडिया में मान लीजिए कोई लड़का पैदा हुआ तो लोग उसको क्या करेंगे, नाम अच्छा नाम रखेंगे, मोहन, सोहन, अब्दुल कलाम, ये सब। लेकिन चाइना में क्या होता है, जैसे लड़का पैदा हुआ बर्तन को जोर से पटकेगा, बर्तन को जोर से पटकेगा, जैसा आवाज आया रिकॉर्ड करेगा वैसे, जैसे चीन तो चीन, पैनिक, ये ऐसा ऐसा नाम रहेगा। तो वैसे ही फ्रांस के अंदर क्या हुआ, नाम क्या था राजा का? लुइस 16। लुइस 16 नेम याद रखिएगा। फ्रांस के अंदर एक राजा था जिसका नाम क्या था? लुइस 16। अब लुइस 16 जो था ये एक फैमिली से बिलोंग करता था। जैसे इंडिया के अंदर लोग कहते हैं ना कि हम राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सिंघानिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वैसे ही फ्रांस के अंदर जो राजा लुइस 16 था
वो बिलोंग करता था किस फैमिली से? बर्बन फैमिली से। किस फैमिली से बिलोंग करता था? बर्बन फैमिली से। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, किस फैमिली से बिलोंग करता था? बर्बन फैमिली। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? फ्रांस के अंदर एक राजा था, राजा का नाम था लुइस 16। लुइस 16 एक फैमिली से बिलोंग करता था, उस फैमिली का नाम है बर्बन फैमिली। अब देखिए, ही वॉज 20 years old, 20 years old एंड मैरिड ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैरी एंटोनेट ये क्या है? ये एक लड़की का नेम है। अभी एग्जांपल दिए ना चाइना में, चाइना में क्या हो रहा था, वैसे ही नेम अटपटा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा याद रखिएगा। मैरी एंटोनेट, हम इसको याद किए मैरी एंटोनेटे, मैरी एंटोनेटे, डबल टी आ गया था इसीलिए नेटे कर दिया है। तो आप लोग को जैसा भी लगे याद करने में वैसे याद करेगा। तो मैरी एंटोनेट। तो देखिए, ही वॉज 20 years old, जो लुइस 16 था, जब वो 20 साल का था, जब वो 20 साल का हुआ या फिर था, तभी शादी कर लेता है किससे? ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस से। ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस से शादी करता है और उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है मैरी एंटोनेट। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए, इम्पटी वाज ट्रेजरी। इम्पटी क्या हो जाता है? खाली। सॉरी, ट्रेजरी क्या होता है? खाली हो जाता है। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, और इम्पटी का मतलब होता है खाली, यानी कि खजाना क्या हो गया था? खाली हो गया। लुइस 16 जब देखा, शादी वगैरह कर कर आ गया, तो देखा भाई साहब खजाना तो पूरा खाली है मेरा, अब क्या करें? तो वो सोचने लगा कि आखिर मेरा खजाना सारा हुआ क्या। मान लीजिए किसी के पास 20 लाख रुपया है, अचानक से सारा पैसा उसका खाली, अपने पर्स में देख रहा है एक भी रुपया है ही नहीं, तो सोचेगा ना कि भाई आखिर मेरा सारा पैसा क्या हुआ। तो आइए अब ये देखते हैं कि आखिर उसका सारा पैसा हुआ क्या। तो देखिए अब रीजन समझते हैं। रीजन इम्पटी ट्रेजरी, यानी कि उसका रीजन क्या था अभी बताएं आप लोगों को। देखिए, मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्साइल्स। देखिए, सबसे पहले तो इसने शादी किया, शादी में इतना खर्चा किया, जहां पर 1 लाख लगाना था वहां पर 4 लाख लगा दिया। पहला रीजन, शादी में बहुत ज्यादा खर्चा किया था। उसके बाद इसने क्या किया? मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्साइल्स, इसका जो पैलेस था, महल वगैरह जो था, इसको मेंटेन कराने में ज्यादातर पैसा किस चीज में खर्चा किया? एक तो मान लीजिए थोड़ा सा पैसा खर्च किया शादी में, दूसरा कहाँ खर्च किया? अपना पैलेस बनवाने में, यानी कि मान लीजिए कहीं कहीं पर कुछ मरम्मत कराया, कहीं पर कुछ बिगड़ा था वो बनवा दिया। तो दो चीज, एक शादी में और दूसरा मेंटेनिंग पैलेस वर्साइल्स, यानी कि अपना महल वगैरह मरम्मत कराने में। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, लंबे समय तक क्या किया? ये वार करते आ रहा था। देखिए एक बात बताते हैं, लड़ाई या फिर युद्ध, युद्ध जो होता है, वार जो होता है, वो अच्छे के लिए हो या फिर खराब के लिए हो, नुकसान हमेशा दोनों लोगों का होता है, ऐसा समझ में। तो ये क्या कर रहा था? लंबे समय तक लड़ाई करते आ रहा था। इससे क्या हो रहा था कि जैसे मान लीजिए आप ही लड़ने के लिए कहीं पर सेना लेकर जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप लड़ने के लिए 10 लोगों को लेकर जा रहे हैं, तो सारा खर्चा उसका आप ही को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको लेकर जा रहे हैं। आ रहा समझ में? तो वैसे ये क्या करता था? लंबे समय तक लड़ाई करते ही रहता था, किसी न किसी देश से लड़ाई करते रहता था। तो इसका आधा से ज्यादा खत्म पैसा उसी में हुआ। एक और रीजन, लुइस 16 13 अमेरिकन कॉलोनीज को छुड़ाया था। किससे? ब्रिटेन से। अब ध्यान से समझिएगा, फ्रांस का दुश्मन हुआ अंग्रेज, अमेरिका का भी दुश्मन कौन हुआ? अंग्रेज। अब अमेरिका बोला देखिए लुइस 16 भैया, बात ऐसा है कि हमारा 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या किया है, मेरा 13 कॉलोनीज, कॉलोनीज का मतलब एक तरफ से कह दीजिए घर, मेरा 13 घर को कौन कब्जा किया हुआ है? अंग्रेज कब्जा कर लिए हैं, ऐसा समझ में। तो आप चलिए अपना सैनिक लेकर हमारे साथ, आपका भी तो दुश्मन ही है, हमारे साथ चलिए और सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश पर अटैक कर देते हैं और 13 अमेरिकन कॉलोनीज यानी कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या करते हैं? घरों को क्या करते हैं? छुड़ा लेते हैं। तो लुइस 16 जाता है 13 अमेरिकन कॉलोनीज को छुड़ा लेता है और अमेरिका की नजरों में क्या होता है? ऊंचा हो जाता है, ऐसा समझ में। तो इसका खजाना कैसे कैसे खाली होता है ये चीज समझ में आ गया। ये सब करने के बाद ये इतना कर्ज में डूब गया, हर एक देश से थोड़ा बहुत कर्ज ले लिया,
बिलियंस कर्ज में ये डूब गया, बहुत सारा कर्ज ले लिया। जैसे मान लीजिए किसी से 4 लाख, 5 लाख, फिर किसी से कुछ कुछ, ऐसे करते करते इतना ये कर्ज में डूब गया कि अब इसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। आखिर अब पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से। इसने सोचा टैक्स, क्या करते हैं, टैक्स को बढ़ा देते हैं। तो टैक्स को बढ़ाने के लिए सोचा, तो अब ये सोचा कि टैक्स हमारे देश में कौन कौन दे रहा है, वही पीजेंट्स, वर्कर्स। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान जो काम करते हैं, खेती करते हैं, और वर्कर्स का मतलब होता है काम करने वाले, जैसे फैक्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्कर्स कहते हैं। ठीक है। तो अब ये राजा सोचा लुई 16 कि एक काम करते हैं, वो तो दे ही रहे टैक्स, जैसे मान लीजिए 10% देते होंगे, 20-30% कर देंगे, कुछ तो पैसा आएगा मेरे पास। आ रहा समझ में। तो अब समझते हैं हम लोग कि टैक्स का कैसे था। तो अब देखिए अब क्या होता है, टैक्स। टैक्स वहां पर सिर्फ एक ही स्टेट वाले को देना था, वो चीज बताएंगे। बस अभी इतना समझिए कि टैक्स जो है, इंक्रीज्ड टैक्स ओनली वन सेक्शन ऑफ पीपल, एक सेक्शन पीपल को क्या क्या टैक्स को इंक्रीज कर दिया। इसको थोड़ा सा अभी आप लोगों के ऊपर से ये पार हो गया होगा कि क्या है ये, उसको छोड़िए, अभी यहाँ पर समझिए। 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर 3 तरह के लोग थे। कितने तरह के लोग थे, 3 तरह के लोग थे। जैसे भारत के अंदर जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वैसे ही फ्रांस के अंदर क्या था, 3 तरह के लोग थे। लोगों को कैसे कहा गया, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को कहा गया क्लर्जी, सेकंड स्टेट को नोबिलिटी और थर्ड स्टेट को अदर पीपल्स। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में अदर पीपल्स। फर्स्ट स्टेट में कौन आया, चर्च पीपल्स। जितने भी चर्च के लोग हैं वो किस में आए, फर्स्ट स्टेट में आए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी। नोबिलिटी में कौन आएंगे, राजा और उसकी फैमिली। ठीक है, ये दोनों राजा के अपने, एक तो ये चर्च पीपल्स हो गए, चर्च के लोग हो गए, और ये नोबिलिटी में राजा खुद आता है। अब हुआ थर्ड, यानी कि अदर पीपल, पीजेंट्स, वर्कर्स एंड बिग बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, यानी कि जितने भी अब बच्चे हैं वो सब किस में है, थर्ड स्टेट में है। आ रहा समझ में। तो टैक्स जो था सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही स्टेट वालों पर लागू था। यहाँ पर फिर से पढ़िए, इंक्रीज टैक्स ओनली वन सेक्शन ऑफ पीपल। ये वन सेक्शन ऑफ पीपल कौन से हैं, यही है, पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, बिग बिजनेसमैन हो गए, यही सब थे। लेकिन टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को देना था, फर्स्ट और सेकेंड को टैक्स नहीं देना था। आया समझ में। अब समझिए ध्यान से कि वहां का लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसे था। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। देखिए कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ये तो पता है सबको। तो देखिए फ्रांस के अंदर भी मान लीजिए 100% क्या है, आबादी है। ठीक है, अभी आप लोग को हम बताए हैं कि फ्रांस में तरह तरह के लोग थे, इनको स्टेट में बांट दिया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को कहा गया क्लर्जी, सेकंड स्टेट को नोबिलिटी और थर्ड स्टेट को कहा गया क्या, अदर पीपल्स। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट अदर पीपल्स। फर्स्ट स्टेट में किसे रखा गया, चर्च पीपल को। सेकंड स्टेट में जो ये राजा हो गया और उसकी फैमिली। थर्ड स्टेट में पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, जितने भी बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे जो काम करते हैं, ब्रेड जो बनाते हैं, ये सब का थर्ड स्टेट में टैक्स सिर्फ किसको देना था, थर्ड स्टेट वालों को देना था। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का वो कैसे था। 100% में 2 डिवाइड हुआ। क्लियर है तक। 2 डिवाइड कैसे हुआ, एक हुआ फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड, और एक हुआ थर्ड स्टेट। क्लियर है तक। जो फर्स्ट और सेकेंड था, फर्स्ट और सेकेंड का जो पॉपुलेशन था यानी कि आबादी, वो कितना था, 10%। ठीक है,
और जो थर्ड स्टेट का जो पॉपुलेशन था वो कितना था, 90%। क्लियर है तक? 100% में फर्स्ट और सेकंड का जो पॉपुलेशन था वो कितना था मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड स्टेट का जो पॉपुलेशन मिलाकर 10%, और थर्ड स्टेट का टोटल पॉपुलेशन 90%। अब सोचिए आप लोग खुद से कि अब आपके मन में ये आता होगा कि सर जाहिर सी बात है, ये तो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा लैंड इन्हीं लोगों को मिला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लैंड जो था सबसे ज़्यादा मिला था इन लोगों को, 10% वालों को मिला था 60% लैंड, और इधर 90% वाले लोगों को मिला था 40% लैंड। सोचिए कितना मतलब इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। 100% लोग थे, 100% में फर्स्ट और सेकंड परसेंट की आबादी को अगर मिलाया गया तो सिर्फ और सिर्फ 10% मिले। 10% कौन है, फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के, लेकिन उनको जमीन कितना मिला रहने के लिए, काम करने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सिर्फ कितना 60%। लेकिन थर्ड स्टेट वालों का जो पॉपुलेशन है वो है 90% और इनको कितना लैंड मिला है, सिर्फ 40%। आ रहा है समझ में? तो यही था फ्रांस के अंदर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान से समझिए कि फ्रांस के अंदर राजा ने क्या किया, टैक्स में दिक्कत किया था कि टैक्स सिर्फ एक ही स्टेट के लोग देंगे, वो रहेंगे थर्ड स्टेट वाले। वहां के लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, चलो भाई तुमने टैक्स हम पर दिया, टैक्स हम पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भारत के अंदर टैक्स कितने तरह का है, जीएसटी जो लागू हुआ है वे, उसमें SGST, UTGST, IGST, उसके बाद CGST, सेंट्रल GST, UTGST। अरे समझ में? अब ध्यान से समझिए, तो क्या होता है कि ये तो टैक्स हो गया इंडिया का, लेकिन फ्रांस के अंदर क्या हो रहा था, टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को देना था। फिर भी वहां के प्रजा को कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है भाई आपने लगाया हम पर, थर्ड स्टेट वालों पर सिर्फ टैक्स देना है, मंजूर है। आपने लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे किया है, कम लैंड है, कम जमीन दी है, हम लोग उतना ही में खुश हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां पर आई जब राजा बोल दिया कि टैक्स जो है अब और बढ़ा देंगे, टैक्स को क्या करेंगे अब और बढ़ा देंगे। पहले मान लीजिए 100 रुपया काम किया, मान लीजिए कोई दिन भर में 100 रुपया काम किया, 100 रुपया काम किया, लेकर आया 100 रुपया, 100 रुपया में उसे 10 रुपया टैक्स दे देना है, बचा कितना 90 रुपये वो अपने पास रखेगा। लेकिन यहाँ तक तो लोग खुश थे, चलो भाई तुमको हम 10 रुपया दे देते हैं टैक्स के रूप में। लेकिन अब ऐसा नहीं था, राजा ने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, तुम 100 रुपया अगर ला रहे हो डेली, तो तुमको 100 रुपया में 40 रुपया हमको देना है और 60 रुपया तुम खुद रखो। ऐसा समझ में? ये दिक्कत आ गई थी फ्रांस के अंदर। अब ध्यान से समझिए एक और चीज, तो देखिए टैक्स का कैसे था ये चीज समझ लीजिए। टैक्स 3 तरह का था, कौन कौन, टीथ टैक्स, टेल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कभी आप लोगों को बता दिए कि जीएसटी जो टैक्स था ये भी 3-4 तरह का है, लेकिन फ्रांस के अंदर जो टैक्स लागू था वो 3 तरह का था। एक था टीथ, टेल और इनडायरेक्ट टैक्स। टीथ टैक्स ये था कि थर्ड स्टेट वाले चर्च के लोगों को अपने कमाई का 10% देंगे, थर्ड स्टेट वाले चर्च पीपल को अपने कमाई का 10% दे देंगे। टेल टैक्स में ये था गवर्नमेंट को दिया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट लेगा, एक तो लिया चर्च और एक लिया गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स में ये था तंबाकू, उसके बाद ब्रेड, साल्ट etc, जैसे नॉर्मली कुछ कुछ सामान लेने पर टैक्स लगता है वैसे ही वहां पर भी ऐसा ही था। जीएसटी में आप लोगों को बताए थे, एक वीडियो देख लीजिएगा उसको, जीएसटी में बताए थे जैसे जब जीएसटी लागू होता है, जैसे मान लीजिए जीएसटी में कोई सामान लिए तो आप पर लागू हो गया ना जीएसटी, तो उसमें मान लीजिए आप कोई सामान लिए तो CGST और SGST लगेगा। सी का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल, सी का मतलब सेंट्रल, एस का मतलब स्टेट, इसमें भी वैसे ही है, ऐसे समझ में। तो एक टीथ टैक्स जो है वो चर्च पीपल लेंगे, ऐसे समझिए, टेल टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लेगा। अरे समझ में? चलिए यहाँ तक तो वहां के लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, चलो भाई ठीक है, तुमने लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे किया था, ये चीज भी ऐसे है, 2-2 बार हमको टैक्स देना पड़ेगा, तीनों चीज में हम ही को टैक्स देना है, थर्ड ही स्टेट वाले इसमें भी टैक्स देंगे, इसमें भी थर्ड स्टेट वाले देंगे, इसमें भी थर्ड स्टेट वाले देंगे,
कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दिक्कत कब आई, अब ध्यान से समझिएगा। स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब वहां तक तो ठीक था, कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा था, लेकिन स्ट्रगल कहाँ पर आया, सर्वाइव के लिए स्ट्रगल कहाँ है, जीने के लिए लोगों ने अब उनको प्रॉब्लम्स कैसे होने लगी ये समझिए। देखिए फ्रांस के अंदर 23 मिलियन, 1715 में क्या था कि फ्रांस के अंदर 23 मिलियन पॉपुलेशन थी। कितना था, 23 मिलियन। फ्रांस के अंदर 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, ठीक है। लेकिन वही 1789 में क्या हुआ, 28 मिलियन बढ़कर क्या हो गया, 28 मिलियन हो गया, यानी कि 5 मिलियन पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप खुद से सोचिए, लैंड उतना ही है, ठीक है, लैंड कम ही मिला है, पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, उतना ही लैंड मिला है, उतना ही उन लोगों को खेती भी करना है। तो सोचिए, मान लीजिए अभी आप इतना आपको लैंड मिला है, ठीक है, इसमें आप 100 लोगों को खाने के लिए अनाज उपजा दे रहे हैं, ठीक है, और 100 लोग आराम से खा ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद ये 100 लोग, ये जो 100 लोग हैं ये बढ़कर कितने हो जाते हैं, 1000 हो जाते हैं। तो बताइए ये जो अनाज है ये पूरा इन लोगों में हो जाएगा, खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पहले 100 था, उस टाइम भी 100 था, लेकिन अब 1000 हो गए, तो कहाँ से खा पाएंगे। इससे क्या होगा, ये जो फूड है, ये जो ये खेती का जो उपज अनाज है, ये क्या होगा, इसका दाम बढ़ जाएगा। वहां पर भी ऐसे हुआ, फ्रांस के अंदर भी क्या हो गया, दाम को बढ़ा दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया कि एक नॉर्मल पीपल उस अनाज को नहीं खरीद पा रहा था, उस ब्रेड को नहीं खरीद पा रहा था, आ रहा समझ में। तो इससे लोग क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए कि राजा तुमने ये क्या कर दिया। एक तो इतना आबादी हो गया, अब लोगों का मांग होने लगा कि लैंड बढ़ाइए। लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था पहले कम था, हम लोग भी कम थे, उतना में हम लोग मैनेज कर लेते थे, लेकिन 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया, अब हम लोगों से नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने थर्ड स्टेट वाले छोटा मोटा प्रोटेस्ट करते थे, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह, छोटा मोटा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, लेकिन इनको डरा धमका कर शांत करा दिया जाता था। लेकिन ये जो थर्ड स्टेट वाले थे ये डायरेक्ट राजा के पास नहीं जाते थे, इनको लगता था कि राजा जो भी फैसला ले रहा है वो डायरेक्ट गॉड से आ रहा है, डायरेक्ट भगवान उनको दे रहे हैं, भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जाओ तुम टैक्स बढ़ा दो, तुम्हारा प्रॉब्लम्स सही हो जाएगा। थर्ड स्टेट वाले को ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर काम देते हैं फिलोसफर्स। कौन काम आता है, फिलोसफर्स, रोल ऑफ फिलोसफर्स। फिलोसफर्स जो होते हैं वो समझाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन लॉक और जीन जैक रॉस्क्यू, जीन जैक रॉस्क्यू, ये दोनों फिलोसफर्स किताब लिखते हैं और समझाते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ भी बाय गॉड नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि गॉड उसको बता रहे हैं, राजा को बता रहे हैं जो वो कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा अपने मन से फैसला ले रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट करिए, आप लोग रिवोल्ट करिए, तब जाकर वहां के लोगों को ये चीज समझ में आता है कि हाँ अब हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। पूरा तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, जितने भी वर्कर्स पीजेंट्स सब घर घर में घुस जाते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो अब राजा को लगता है कि नहीं अब इन लोगों को रोकना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, अब इन लोगों को रोकना आसान नहीं है। अब क्या होता है समझिए, देखिए आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन जो था उसका आउटब्रेक कैसे हुआ। देखिए राजा जो था वो बोला कि ठीक है भाई, तुम लोग बोल रहे हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, सब कुछ नियम से चलना चाहिए, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसे बढ़ा दीजिए, हर एक चीज को जो टैक्स आप बढ़ाएं इतना उसको कम कर दीजिए, ये सब चीजें होना शुरू हो गया। तो राजा बोला ठीक है हम एक मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में आइए आप लोग चाहते हैं ना जैसे वैसे ही वोट होगा, वोट से आप लोग जो आपको कहना होगा वो हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, ये एक हॉल था, ठीक है। क्या हुआ कि यहां पर राजा बैठा था, किंग, ठीक है, और इस साइड 300 मेंबर,
और इस साइड 300 मेंबर। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के, ये हुआ फर्स्ट स्टेट और ये हो गए सेकेंड स्टेट के। थर्ड स्टेट के कहाँ रहेंगे, तो वो यहाँ पर खड़े थे, लंबे लाइन में क्या थे, खड़े थे। फर्स्ट स्टेट के लोग बैठे थे, सेकेंड स्टेट के भी लोग क्या थे, बैठे थे, लेकिन थर्ड स्टेट वालों को खड़ा किया था और सीधा ऐसे में खड़े थे। बुक में, एनसीईआरटी बुक में आप लोग देख लीजिएगा। और राजा बोलता है कि देखिए बात ऐसा है कि वोट होगा, एक स्टेट से एक वोट होगा, एक स्टेट से एक वोट निकलेगा। आ रहा समझ में। ये टोटल लोग थे 600, ठीक है। अब राजा बोला कि एक स्टेट से क्या होगा, एक वोट आएगा, ठीक है। तो अब इधर से एक वोट मिला। मान लीजिए राजा बोला था कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, तो यस और नो। अब इसी में आपको लगाना है। तो एक स्टेट से आंसर आया नो, लग गया टिक। दूसरे स्टेट से पूछा सिर्फ एक ही वोट चाहिए, दूसरे स्टेट से आया नो, 2 टिक हो गया। थर्ड स्टेट वालों से पूछा लगना चाहिए, तो इसने बोला हाँ, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर से होना चाहिए। तो ये तो जीतने का तरीका था, 2 इसमें टिक है, एक इसमें टिक है। राजा बोलता है कि तुम लोगों का बहुमत नहीं है, ऐसा समझ में। तो यहीं पर लोग क्या होते हैं, लोगों में इतना गुस्सा आ जाता है कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये कैसा है, तुम एक एक करके लो इलेक्शन कराओ, वोट दो एक एक करके, तो नहीं। यहीं पर लोग क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं और एक मैदान में जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर शपथ ले लेते हैं कि जब तक राजा नहीं हमारी बातों को मानेगा तब तक हम यहीं पर खड़े रहेंगे। तो 1 महीने तक वहां पर वो लोग खड़े रहते हैं। उसके बाद बहुत सारा कहानी चलता है। फिर लास्ट में क्या होता है, राजा को गर्दन उसका काट दिया जाता है। कौन काटती, यही थर्ड स्टेट वाले लोग काटते हैं। फिर नेपोलियन बोनापार्ट का आ जाता है, उसके बाद उसका अलग कहानी है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, कैसे क्या हो रहा था, इसका आउटब्रेक क्या था, कोई भी चीज़ का इमीडिएट कॉज होता है, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, उसका भी एक इमीडिएट कॉज है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। आ रहा है समझ में। वो था रिवोल्ट जब हो रहा था 1857 का, तो उसमें सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक इमीडिएट कॉज हुआ ना। इमीडिएट कॉज क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। राइफल नया लाया, वो काऊ और पिग के फैट से बनाया गया था, तो इसमें भी एक था इमीडिएट कॉज। राजा जो था वो शुरू से ही लोगों को परेशान करते आ रहा था, लेकिन एक इमीडिएट कॉज क्या बना, पॉपुलेशन इंक्रीज। 5 मिलियन पॉपुलेशन जब बढ़ गया तो लोगों का नीड कम हो गया, लोगों को रहने का घर नहीं मिल पाता था, जगह नहीं मिल पाता था, सोने के लिए जगह नहीं मिल पाता था, रहने के लिए घर नहीं मिल पाता था। आ रहा समझ में। तो यही सब कहानी था इसका, यही तक था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन।